हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 41वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 40 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखें, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हुए इस यात्रा को मैं बढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग के 14-15 लेक्चर मैंने इकोनॉमिक्स के सारे डायमेंशन को खोलने का प्रयास किया है, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक बताया है। यदि आप वहाँ से यानी शुरुआत से यात्रा करते हुए इस यात्रा में शामिल होंगे तो आप इकोनॉमिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आपसे कोई भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपकी समझ से दूर हो, और आप मंजिल की ओर अपने बहुत ही आराम से जो है चले जाएंगे और आपको टारगेट पूरा करने में ये मेरी क्लासेस बहुत ही सहज होंगी, बहुत ही कंफर्टेबल कर देंगी आपको। जब आप पेपर की तरफ जाएंगे या फिर आप बुक पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ेंगे हेडलाइन और वहाँ पे अंदर क्या लिखा है आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। और ऐसे लोग जो स्टूडेंट ना होते हुए भी इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं और वो सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। यदि इकोनॉमिक्स वो नहीं जानेगा तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से अछूता रह जाएगा, यानी वो अपने समाज, अपने देश और दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, बहुत अच्छी समझ नहीं बना सकता है। सारी चीज़ों का जो मूल है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये अर्थ युग चल रहा है। जब अर्थ युग चल रहा है तो उसका मूल इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप अर्थ युग के बारे में आप उसकी बेसिक चीज़ नहीं समझ पाएंगे। जिस चीज़ का बेसिक आपको ना पता हो तो आपका कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों से सिर्फ आप एक अपना गलत परसेप्शन दे रहे होंगे। सही परसेप्शन के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम इकोनॉमिक्स का मूल समझें। और मेरे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैं जो है शेयर मार्केट पे चर्चा करूँगा। तो शेयर मार्केट पे आप अच्छे से समझ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स यानी अपना बेसिक तैयार करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन पोर्शन होता है वो शेयर मार्केट होता है। तो शेयर मार्केट में यदि डायरेक्ट आप जाते हैं तो यानी आपका नींव बिल्कुल कमज़ोर है, आप सीधा मंजिल के टॉप पे चढ़ के जा रहे हैं। टॉप पे आप जाएंगे, आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप वहाँ कहीं ना कहीं असुरक्षित होंगे, यानी कि आप उस शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं सट्टा लगा रहे होंगे। सट्टा आप ना लगाएं, आप सही से समझें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेसिक यानी नींव मजबूत हो। तो शेयर मार्केट एप्लीकेशन है और इकोनॉमिक्स जो है उसका बेसिक है, बेस है। बेस मजबूत होना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को अब चलते हैं धीरे धीरे टॉपिक पे। तो मैंने जो है इसके प्रीवियस क्लासेस में 2 क्लास मैंने बैंकिंग शुरू कर दिया है, 2 क्लास पहले से ही। तो ये आज मेरा तीसरा क्लास है बैंकिंग का। तो मैं धीरे धीरे इसको शुरू करता हूँ। कुछ मैं थोड़ा सा आपको पीछे की क्लासों से जोड़ता हूँ। देखें, बैंकिंग जो है मुख्यतः किस सिद्धांत पे काम करता है। बैंकिंग का जो मुख्य सिद्धांत है, आप देखें, बैंकिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि ये जनता से ही पैसा लेता है। पीपल, जनता से पैसा लेता है और जनता को ही ये पैसा देता है। ठीक है, लेकिन देता और लेता कैसे है? देखें, जनता से जब पैसा ले रहा होगा तो इसके लिए एक ब्याज भी देगा। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप बैंक को पैसा दें, बैंक में आप किस लिए पैसा जमा करते हैं? तो 2 रीजन है। एक तो ये है कि आप जाके अपने पैसे को सुरक्षित करते हैं, और दूसरा रीजन पैसा जमा करने का ये है कि आप उसके बदले आपको जो है कुछ लाभांश मिलता है, यानी कि कुछ ब्याज मिलता है। तो आप देखें, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपया बैंक में जमा करने के लिए गए। इंटरेस्ट रेट 10% तो है नहीं, लेकिन 10% हम मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहता है लिखने में, समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो 10% है इसको हम क्या कहते हैं? डिपॉजिट रेट। डिपॉजिट रेट, ठीक है, जो जमा करते हैं तो उसका जो है हमें 10% हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे हमें जो है लाभांश मिलता रहेगा, 10% हमको ब्याज मिलता रहेगा जो हम जमा करेंगे वहाँ पे। और दूसरी साइड, क्योंकि जब बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, देखें ये हमारे लिए, जनता के लिए, जो हमने 100 रुपया ले जाके बैंक में जमा किया,
तो जो 100 रुपया था वो मेरे लिए, यानी मैंने जमा किया है, तो मेरे लिए किस तरह से होगा, वो ये 100 रुपया मेरे लिए एसेट की तरह से होगा। ठीक है, मेरे लिए क्या होगा, एसेट की तरह से होगा। लेकिन जब मैं बैंक में ले जाके जमा कर दे रहा हूं तो बैंक के लिए क्या हो गया, बैंक के लिए हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी हो गया। लाइबिलिटी का मतलब, जैसे मैं कहूं कि मैंने यदि आपको 100 रुपया दे दिया, तो मैंने 100 रुपया दिया, यदि ये व्यवहारिक ना हो, ब्याज लेने की बात हो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको 1 लाख रुपया ब्याज पे दिया, तो हम जो है जब आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो मेरा 1 लाख रुपया मेरे लिए आय का सृजन करेगा। यानी 1 लाख जब मैं आपको दूंगा तो आप मुझे ब्याज देंगे उसका। तो जब मुझे ब्याज मिल रहा है तो वो मेरा 1 लाख जो है मेरे लिए एसेट की तरह है। लेकिन आपने जब 1 लाख मुझसे लिया है तो वो जो आपके पास 1 लाख है वो आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा दे रहा है। यानी एक तो आपको मूलधन वापस करना पड़ेगा और दूसरे आपको ब्याज वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो आपके लिए है वो आपकी लाइबिलिटी है। तो उसी तरह बैंक के केस में हो रहा है, हम ले जाके बैंक के पास जमा कर दिए तो ये 100 रुपया मेरे लिए तो एसेट है लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, बैंक के पास आ गया, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ गई। जिसके पास पैसा होता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब 100 रुपया जब बैंक के पास चला गया तो बैंक की जो है जिम्मेदारी बढ़ गई। अब बैंक क्या करेगी, क्योंकि बैंक को 10% इंटरेस्ट रेट देना है आपको, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक कुछ अतिरिक्त आय का सृजन करे जिससे वो 10% आपको दे पाए। और उसके भी अपने खर्चे हैं और उसको भी प्रॉफिट कमाना है, तो उसको भी अतिरिक्त आय करना पड़ेगा। तो वो कितना करेगा कि जिससे उसको एक प्रॉफिट भी हो जाए और उसको खर्चा भी चले। ठीक है, और आपका भी जो होना है वो भी मिल जाए, तो वो आपसे बढ़ा के चार्ज करेगा। ये 100 रुपया जो है अन्य लोगों को लोन के रूप में देगा, तो लेकिन इंटरेस्ट रेट कर देगा क्या, 15% मान रहे हैं। ठीक है, 15%, यानी कुल मिला के तो ये है कि ये ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा। इसको जो हम क्या कहते हैं, लेंडिंग रेट, यानी लोन का जो दर है उसे लेंडिंग रेट, वही लेंडिंग रेट। ठीक है, तो ये 15%। हमेशा आप जान लें कि लेंडिंग रेट ज़्यादा होगा डिपॉजिट रेट से, यानी डिपॉजिट रेट से लेंडिंग रेट हमेशा ज़्यादा होगा। क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक अपना काम क्यों करेगा। बैंक का मुख्य उद्देश्य ही है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि बैंकिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में जब तक प्रॉफिट ना हो तब तक वो कोई बिजनेस नहीं है। यानी कि लॉस जब चलना शुरू हो जाएगा बिजनेस में, लॉस पे कोई बिजनेस करता नहीं है, और यदि लॉस हो रहा है बिजनेस में तो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर नहीं सकता। और एक चीज़ आप समझें, जब बैंक प्रॉफिट में होती है तो देश आगे बढ़ता है। बैंक डाउन रहती है यानी बैंक नुकसान में रहती हैं तो देश नीचे आता है। ये आप समझें कैसे। देखें, बैंक जब प्रॉफिट में होगी तो होता ये है कि बैंक का जो उसके पास लोन देने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी लोन देने और रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि बैंक प्रॉफिट में है। आप भी यदि आपका आय ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो तो आप बहुत रिस्क लेते हैं, लेकिन आप जब सरवाइव कर रहे हो, केवल जीने खाने के लिए ही कमा पा रहे हो, तो आप ज़्यादा रिस्क लेने की संभावना नहीं होती है। तो उसी तरह से बैंक जब उसके पास प्रॉफिट आने लगेगा तो वो रिस्क ज़्यादा लेती है। रिस्क ज़्यादा लेगी तो ज़्यादा लोन देगी। लोन जब लोगों को मिलेगा उचित मूल्य पर और ज़्यादा मिलेगा, आसानी से मिलेगा, तो वो निवेश का काम होगा। लोन ही तो निवेश होगा। आगे कोई लोन लेगा तो वो निवेश करेगा तो आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। आधारभूत संरचना का जब निर्माण होता है तो उसकी पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाएगी। पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका जो है उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है। उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन का सीधा संबंध आपका ग्रोथ से है, यानी उत्पादन ज़्यादा तो ग्रोथ ज़्यादा। जब ग्रोथ ज़्यादा तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो लगभग सारी पूरी हो जाती हैं। जब एक चीज़ को और जोड़ दिया जाए
वितरण को तो, यानी पहले वितरण तो बाद की बात है, पहले आप उस स्तर के आएँ कि आप वितरण कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रोथ करें, उसके बाद आप वितरण करेंगे। वितरण की मतलब सब में बांटना, ये नहीं कि कुछ तथाकथित लोगों के ही पास चला जाए जैसा कि भारत में होता है। कुछ तथाकथित लोग हैं, वही नेता हैं, वही अधिकारी हैं, वही बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के पास पैसा जाएगा, जितना ग्रोथ होगा सब एक डायरेक्शन में चला जाएगा। बाकी सारे लोग जो है भूखे मरें, क्या करें कैसे करें, वो उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल तथाकथित लोगों के पास ही चला जाता है। तो ये चीज़ भी ग्रोथ के बाद वितरण की बात आती है, लेकिन मूल उद्देश्य जो है सबसे पहले हमें ग्रोथ प्राप्त करना। ग्रोथ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो, मजबूत होगा तभी बैंक जो है हमारे लिए रिस्क लेने की तरफ जाएगी। अब आप एक चीज़ देखें कि हमारा ये जो पैसा था वो हमारे लिए एसेट था, लेकिन बैंक के लिए वही लाइबिलिटी थी। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब हम यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, आप समझें, इसको हम कर देते हैं लेफ्ट साइड, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट साइड, और इसको हम लिख लेते हैं राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। देखें बहुत बेसिक में समझें, आप किताबों में जाएंगे तो किताब में आप तब तक कुछ नहीं समझ पाएंगे जब तक हमसे ये क्लास नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये समझें कि जैसे बैंकिंग का ये है, तो बैंक का हम एक सिरा काट देते हैं लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो पैसा आया ये जनता के द्वारा दिया गया, तो जनता का पैसा जनता के लिए एसेट की तरह काम करेगा, ये एसेट हो गया। लेकिन जब बैंक लेती है तो बैंक के लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी हो गया। एक केस में लेफ्ट साइड में बैंक के लिए ये जिम्मेदारी है, लेकिन राइट साइड में जब आप जाएंगे तो ये जो पैसा बैंक के पास आ गया है आपके ही द्वारा, ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, ठीक है। बैंक का ये एसेट हो गया, और बैंक जब आपको देगा लोन के रूप में तो आपके लिए ये जो है क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझे कि एक तरफ जो है वही पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी है, दूसरी तरफ वही एसेट है। ऐसा हो सकता है कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, हमारा आपका एग्जाम्पल देखें। हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया मैंने लोन लिया, देखें यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा लेकिन आप जान लें कि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपया हमने लोन लिया SBI बैंक से, ठीक है। SBI से मान लेते हैं कि मैंने 10 लाख रुपया लोन लिया। लोन लेते ही मैंने सोचा, देखें क्या हुआ कि मैंने 10 लाख रुपया लोन लिया, किस लिए, मैंने एक घर बनाने के लिए 10 लाख रुपया, जबकि बनेगा इसमें नहीं, लेकिन 10 लाख हम मान लेते हैं। चूंकि हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो आप उनसे कैलकुलेट ना कर लीजिएगा कि 10 लाख लेके आप घर बनाने के लिए चले जाइएगा, उसमें कुछ होगा नहीं। तो आप समझें कि 10 लाख रुपया हम मान लेते हैं कि मैंने SBI से लोन लिया, किस लिए, घर बनाने के लिए। तो ये घर बनाने के लिए, तो देखें क्या हुआ, ये 10 लाख जो मैंने लोन लिया ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। और यहां पे जो मैंने घर बनाने के लिए सोचा है, ये घर जो मेरा, ये क्या होगा, एसेट होगा, एसेट्स। जो घर है मेरा एसेट्स है। ये जो मैंने खर्च किया 10 लाख रुपया लोन लिया, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, ये मेरे लिए आय का सृजन करेगा। उसी तरह से ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, जब बैंक ने लिया जनता से, लेकिन जब जनता को लोन देने की तरफ जाएगी तो वो उसके लिए एसेट की तरह काम करेगा। तो एक ही चीज़ जो है आपके लिए लायबिलिटी और आपके लिए एसेट की तरह हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको हम कुछ चीज़ें बैलेंस शीट के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस पोर्शन का, ठीक है, इस पोर्शन का राइट साइड का हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हमको टाइम बचेगा तब हम लेफ्ट साइड के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम राइट साइड के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, यानी कि ये जो पैसा है ये हम ये मानेंगे कि बैंक का एसेट है और ये जो लोन देगा, हम यानी कि राइट साइड की चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे, बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ बैंक, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ बैंक। देखें
बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक जो है लेफ्ट साइड, सॉरी ये समझे राइट साइड, और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड में हम एसेट को लिखते हैं, एसेट्स को, और लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे लायबिलिटीज को। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे लायबिलिटीज को, राइट साइड इसमें लिखेंगे हम एसेट को। ठीक है, अब देखें बैंक में क्या होगा कि बैंक ने जब आपसे डिपॉजिट कराया, जब आपने डिपॉजिट किया बैंक में, मान लेते हैं कितना, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया। ये डिपॉजिट ऐसे धीरे से लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, डिपॉजिट। तो ये क्या हो गया, जो आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, लेकिन जब बैंक ने जाके लोन दिया, इसको 10 लाख रुपया लोन दिया, यहां पे लिख देते हैं लोन, लोन दिया, ठीक है, आसानी होगी, लोन दिया, तो ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए एसेट का काम करेगा। ठीक है, यही 10 लाख रुपया जब इसके पास आया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन जब इसने जो है बैंक ने दूसरे को दे के लोन के रूप में दे दिया, क्योंकि ये इसके लिए अतिरिक्त आय का सृजन करेगा, तो ये एसेट की तरह हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया यही। बैलेंस शीट में दोनों साइड जो है बैलेंस होते हैं। ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा। 10 लाख रुपया आया, लायबिलिटी हुई, और 10 लाख रुपया जब ये गया तो एसेट हुआ। ठीक है, अब देखें बैलेंस शीट, अब दूसरा बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, इसको बैंक का नाम दे देते हैं XYZ, कंपनी का नाम भी XYZ दे देते हैं। ठीक, बैंक का ये बैलेंस शीट हो गया, और बैलेंस शीट ऑफ ये कंपनी हो गया। इसमें भी लायबिलिटी वाला पोर्शन हम लेफ्ट में रखते हैं, और राइट साइड में रखते हैं एसेट वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखें इसमें 10 लाख रुपया लोन दिया जो बैंक ने, वो मान लेते हैं कि इसी कंपनी को लोन दिया। तो इस कंपनी को लोन जब दिया, तो 10 लाख जो इसने लोन लिया, इसमें लिख देते हैं लोन लिया। जब लोन लिया तो क्या होगा, ये इसके लायबिलिटी की तरह होगा, यानी जिम्मेदारी होगी। एक तो मूलधन देना, और दूसरा क्या, दूसरा उसका ब्याज देना। तो ये क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटी की तरह है। अब हम आगे चलते हैं। जब कंपनी ने इसके लोन को लिया है, तो वो क्या लोन को चुकाएगा, तो उससे अतिरिक्त आय का सृजन करेगा, तभी तो लोन चुकता होगा, और साथ में जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर होंगे उनके लिए होगा, और साथ में जो है खुद इंटरप्रेन्योर के लिए जो अतिरिक्त आय का सृजन होगा, तो उसको भी एक लाभांश मिलेगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपया ये क्या करेगा, निवेश करेगा, इन्वेस्ट 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अब आप देखें समस्या जो उत्पन्न हो रही है, यहां से जब ये प्रॉफिट कमाएगा, जब प्रॉफिट कमाएगा, तो ये जो इसकी लायबिलिटी है इसको देगा यहाँ पे, तो ये जो है जनता को देगा। तो इस तरह से सभी लोग बहुत अच्छा ढंग से परफॉर्मेंस करते हैं। यानी जब ये जो लोन लिया है वो कमाएगा, तो वो कमाएगा तभी भरेगा, तो भर दिया तो ये बैंक के पास आ गया। बैंक जब कमाएगा तो वो जो है जनता का पैसा है, जनता को देगा, तो इससे जनता भी खुश, बैंक भी खुश, ये कंपनी भी खुश। लेकिन एक तारतम्य जैसे टूटता है, यानी क्या हुआ, देखें बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पेचीदा है। जो आपको लग रहा होगा कि बैंक जो है एक्चुअली में ना तो उसके पास पैसा है और ना ही कुछ भी, वो दूसरे का पैसा लेता है, दूसरे को देता है, बीच में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। तो ये बहुत आसान सा आपको लग रहा होगा, ये कोई भी कर सकता है ऐसा आसान सा। लेकिन दूसरे, आप खुद सोचें कि आप खुद बिजनेस लगाते हैं और खूब पैसा लगाते हैं, उसके बाद बिजनेस नहीं चलता है, आप डूब जाते हैं। तो दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना और उसके बाद दूसरे को ढूंढ के पैसा देना और उसके बाद प्रॉफिट कमाना, ये इतना आसान खेल नहीं है प्यारे, ये बहुत टफ है। और इतना टफ है, आप समझे कितना टफ है। देखें होता क्या है कि जैसे बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि जितने लोगों ने हमारे पास
पैसा जमा किया है वो एक साथ पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे। यदि एक साथ पैसा लेने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन क्या लेने आ सकते हैं कि नहीं? वो आ सकते हैं। और जिस दिन वो एक साथ पैसा लेने के लिए, यानी जितने लोगों ने जमा किया है वो सब आपके यहाँ एक साथ पैसा लेने के लिए आ गए, उस दिन बैंक जो है कोलैप्स कर जाएगी, उसी दिन बैंक दिवालिया हो जाएगी, कोई उसको बचा नहीं सकता है। और क्या ये संभव है कि किसी दिन कोई सब लोग एक साथ जाके पैसा उससे निकालने के लिए आ जाएं? तो ये बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? मैं एक दो चीज़ें आपको बहुत बेसिक में समझाता हूं, जबकि इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताई हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में, लेकिन चूंकि आप कनेक्ट हो पाएँ, ये आप थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप कनेक्ट हो जाएं जो ऐसे स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़े हैं। देखें होता क्या है कि बैंक के बारे में यदि पता चल जाए, जैसे मान लीजिए हम एक बैंक लेते हैं ICICI बैंक, ठीक है। अब उसके बारे में ये पता चले, आप लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप लोगों का ही केस में लेता हूं। ICICI बैंक में आप लोगों का अकाउंट है और आप सभी लोगों ने जो है उसमें अपने पैसे डाल रखे हैं, और सुबह आपको न्यूज़ मिलती है कि ICICI बैंक जो है दिवालिया हो गई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले यही करेंगे कि आप जो है जितनी जल्दी हो सकता है पैसा निकाल के हट जाएं वहाँ से, यानी अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो आप सबसे पहले मोबाइल निकाल के उस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे अकाउंट में, अदर बैंक में। तो जब सारे लोग यही करेंगे तो ये कितनी देर का प्रोसेस है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में सभी लोग अपना पैसा उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब सारी जगह पैसा इधर से उधर हो गया तो बैंक किस में आ जाएगा? दबाव में नहीं आ जाएगा, दिवालिया में आ जाएगा। वो दिवालिया हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, बंद करना पड़ेगा अपना ऑफिस, सारी चीज़ें बंद करनी पड़ जाएंगी, इतने दबाव में आ जाएंगे। और क्या ये संभव है कि नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? एक र्यूमर से आपके लिए संभव है, लेकिन ये सरकारी बैंकों के साथ नहीं है। क्योंकि सरकारी बैंक के केस में जब कोई र्यूमर फैलाने वाला, जब कहें कि SBI के बारे में, जैसे हम चर्चा करते हैं आपसे ही, देखें यही जरूरी है, ये कोई बातचीत नहीं है। इकोनॉमिक्स की ये, इसको कहते हैं एनालिसिस, यही जब की जाती है तब आपका ये बढ़ता है। ये किताब पलटने से, रटने से कुछ भी नहीं होगा। आप इन चीज़ों को जितना मैं व्यवहारिक बता रहा हूँ उतना आराम से आप समझ नहीं पाएंगे किताबों में, ठीक है। तो देखें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये SBI बैंक के बारे में हम लेते हैं। SBI का क्या होता है कि जैसे आप लोगों का SBI में अकाउंट हो और मैं र्यूमर फैलाऊं कि SBI बैंक दिवालिया हो गई, तो आप हमसे कहेंगे कि तुम पागल हो, तो यानी हमको आप पागल साबित कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकारी उपक्रम है। सरकारी चीज़ों से इतना बड़ा लगाव हो गया है कि सरकार, अगर सरकारी नौकरी, जैसे आप लोग तैयारी किस लिए कर रहे हैं? सरकारी नौकरी के लिए। अगर ये सरकारी नौकरी की इतनी जो स्टेबिलिटी है इसको हटा दिया जाए और कुछ चीज़ें हैं उसकी जो सबसे मूल चीज़ें हैं, यानी भ्रष्टाचार, 2-3 चीज़ों को हटा दिया जाए, उसके बारे में हम अभी आते हैं। भ्रष्टाचार आते हैं, बिना हमारा भ्रष्टाचार की बात किए क्लास ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं ख़त्म होता? कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की, यानी भारत की स्पेशली जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, जो हमारा आर्थिक रूप से हम कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, तो वो जो मूल है उसका, वो सिर्फ भ्रष्टाचार है और कोई नहीं। यानी हमारे अगर अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो हम सबसे डोमिनेट करने लगेंगे। इसलिए हमारे क्लास में बिना भ्रष्टाचार की बात किए हमारी क्लास ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखें, बात कर रहे थे SBI का। SBI बैंक का यदि आपका अकाउंट हो और मैं आके कहूँ कि SBI बैंक जो है दिवालिया हो गई है, आप हमको जो है बुरा भला सुना देंगे, इसलिए कि चूंकि वो सरकारी बैंक है, इसलिए आप जो है उसके ऊपर र्यूमर इतनी आसानी से नहीं फैला सकते हैं, और आसानी से नहीं बल्कि आप फैला भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब जो है परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल गया है। जब से शेयर मार्केट का बहुत अच्छे से प्रचलन हुआ है तब से अब ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक डूब नहीं सकता है, सरकारी बैंक भी डूब सकता है। कैसे डूब सकता है? र्यूमर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष देख के जो है
डूब सकता है। ठीक है, बैंकिंग में मैंने 2 क्लास जो लिए हैं उसमें भी बहुत अच्छे डिटेल में और कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं किस कारण बैंक जो है दबाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अभी आपको पता चले कि जो जैसे देखें विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे ऐसे लोगों ने जो है बहुत सारे घोटाले किए हैं। जैसे जब बैंक का पैसा डूबता है तो डूबता कैसे है कि वो उसने लोन दिया और लोन आ नहीं रहा है, तो किसका पैसा था? बैंक का थोड़े है, बैंक का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा डूब रहा है। जो जनता का पैसा डूब रहा है तो फिर क्या होता है? बैंक दबाव में आती है। जब ज़्यादा पता चलेगा, जैसे पता चला, मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये पता चला कि इसका बहुत पैसा एनपीए हो रहा है। एनपीए का मतलब उसका पैसा डूब रहा है। अभी बताते हैं एनपीए के बारे में, इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं। एनपीए ही मुझे बताना है। देखें, एनपीए में क्या होता है कि पैसा डूबता है। जिसको आपने लोन दिया वो लोन वापस नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने लोन दिया है, एसेट है आपका, लेकिन जब वापस नहीं आ रहा है तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। ठीक है, अब एनपीए जो होता जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आप उसमें आपका अकाउंट है। जब एनपीए बढ़ेगा तो लोगों में पैनिक आ जाएगा। किसका पैसा डूब रहा है? जनता का पैसा डूब रहा है। जनता का पैसा जब डूबेगा तो वहाँ से लोगों को बड़ा पैनिक हो जाएगा, यानी डर सा माहौल हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, उसके बाद वहाँ शेयर मार्केट में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है वो बहुत नीचे गिरने लगेगा। किस लिए? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे जा रहा है, उसका एनपीए बढ़ रहा है। जब उसका शेयर मार्केट गिरने लगेगा तो बिल्कुल पैनिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, पैनिक स्थिति होने पे तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए कि शेयर मार्केट में उसका गिर रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका पैसा डूब रहा है, भले सरकारी बैंक है, उससे क्या लेना देना। तो आप क्या करेंगे उसमें? उसके बाद आपके लिए चूंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर ऑप्शन नहीं होता तो एक बार आप सरकार के भरोसे बैठे भी रहते, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो क्यों डूबते हुए के साथ हम बैठे रहें? पैसा ऐसी चीज़ है कि आप डूबते हुए के साथ बहुत कम जाना चाहते हैं, जो कि इसमें भावनात्मक खेल अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। ठीक है, तो आप तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे। 1 से 2 मिनट आपको लगेगा, आप बैंक ऑफ बड़ौदा से सिंगल क्लिक से आउट और एसबीआई में सिंगल क्लिक से इंटर। तो आपको क्यों टेंशन होगा? आप तुरंत सब शिफ्ट कर जाएंगे। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या होगा? जो पतवार पे वो लहरा रही थी वो तुरंत से डूब जाएगी। और तुरंत से जब डूब जाएगी, यही हुआ विजया बैंक और देना बैंक के साथ में। उसका बढ़ता हुआ एनपीए, बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ रहा है, लोगों का उस बैंकों के लिए इंटरेस्ट नहीं। और चूंकि वो सरकार का उपक्रम है तो सरकार उसको अलग से जो फायदा आता है उसके ऊपर खर्चा करना, तो उसने कहा इसको बंद करो और इसको लाके मर्ज करो कहीं ठीक जगह पे। तो देना बैंक और विजया बैंक को लाके बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज कर दिया गया तो वो भी इसी के ताल से ताल मिलाकर चलने लगी। क्योंकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रेपुटेशन है तो वो जो है अपने सुर में सुर मिला के वो भी चलने लगे। तो एक ये भी रीज़न है कि छोटी छोटी जो बैंकें हैं उनको बड़ी बैंक में मर्ज कर देने का। क्योंकि इनसे जो है जब एनपीए बढ़ेगा तो लोगों का पैनिक होगा, और पैनिक होने से वो ऐसी बैंक में शिफ्ट करेंगे जिसमें वो सुरक्षित हों। तो ये जो जिसको असुरक्षित समझ रहे थे वो बैंक डूब जाएगी। वो बैंक भले सरकारी हो, लेकिन उस पर जब लोग विश्वास नहीं दिखाएंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी किसी में उसको मर्ज करना। अब आप, हमको लगता है कि कुछ समझ रहे होंगे, आपका ये चीज़ बढ़ रहा होगा। आंसर राइटिंग में मुख्य चीज़ ये होता है आपका ये बढ़ना। आप कितनी भी तेज़ी से लिखें, जब आएगा आप तब लिखेंगे ना, आपको सोचने समझने का मौका उतना नहीं होगा। जब तक आपके पास ये नहीं होगा, आप सिंगल बार आप देखें क्वेश्चन, आप सेट हो जाते हैं लिखने के लिए। यदि आपने सही ढंग से, आपका एकदम कॉग्निटिव विजडम बढ़िया आपका तैयार है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। आपको मैंने बैलेंस शीट में दिखाया आपको कि ये इसका जो है डिपॉजिट लायबिलिटी है और ये जो है एसेट है। और जब आप देखें, यदि ये प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो सारा सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कंपनी अभी क्या करे कि 10 लाख रुपया जो लोन लिया है, ये 10,000 करोड़ भी हो सकता है। कंपनी के केस में 10 लाख वो लोन नहीं लेता है, वो हजारों करोड़ में लोन लेता है। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए छोटा लिया। 10 लाख रुपया जैसे मान लीजिए इसने लोन लिया है और ये 10 लाख रुपया इससे डूब गया। तो क्या होगा? ये तो बेचारे दिवालिया हो जाएंगे।
ये दिवालिया हो गए, जैसे विजय माल्या दिवालिया हो गए, ऐसे ऐसे लोग सब दिवालिया हो जाएंगे। जो इनको बेचने से मिलेगा वो बैंक अपना कुर्की जब्ती करेगा, लेकिन वो सब तो बाद की बात है, बहुत आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखें 10 लाख जब इनका डूब गया तो इनका नहीं डूबा, ये इनका तो डूबा ही डूबा जो कुछ डूबा। उसके बाद इन्होंने डुबा दिया बैंक का। बैंक का जब डूब गया तो बैंक का डूबा तो डूबा, वो किसका डूबा, चूंकि बैंक का तो एक भी रुपया ना था, अब वो डूब गया जनता का। जनता का जब डूब गया तो जनता क्या करेगी, जनता हो जाएगी पैनिक, जनता इधर से उधर भागना शुरू करेगी। मैंने जिस तरह से चर्चा किया, जब भागना शुरू करेगी तो ये बैंक क्या हो जाएगी, बैंक भी दिवालिया। यानी ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ बैंक एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, इसको क्या कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट का जो है प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। यानी कि एक बैलेंस शीट तो ये है बैंक की, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसने तो अपना काम सब कुछ रेडी रखा। लेकिन जब दूसरी बैलेंस शीट जो है कंपनी की, यदि कंपनी भी नुकसान में जाएगी तो बैंक नुकसान में आराम से चली जाएगी, क्योंकि कंपनी का वो पैसा तो ठीक है, वो उसका तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो बैंक का भी पैसा साथ में डुबा रही है। और बैंक का पैसा डुबाएगी तो बैंक का थोड़े है, वो तो जनता का है। फिर जनता में अफरा तफरी मच जाएगी तो वो जनता को लेके वो बैंक को लेके डूब जाएगी। तो ये जो कंडीशन है इसे ही हम कहते हैं एनपीए। एनपीए क्या है, जो बैंक का पैसा है जब वो डूब जाता है, बैंक का जो पैसा होता है वो एक्चुअली बैंक के लिए एसेट होता है, उससे बैंक जो है अतिरिक्त आय का सृजन करती है। लेकिन जब वो डूब जाता है तो वो जो है एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह हो जाता है, एनपीए हो जाता है। ठीक है, एनपीए जो है इसी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अब इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखें एनपीए। एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो पैसा बैंक का डूब जाता है किसके द्वारा, जब लोन देता है और लोन जो है उसका चुकता नहीं होता है। देखें 1998 से पहले जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो पैसा लोन देती थी बैंक और वो डूब जाता था, डूबने की वजह से जो है वो बैंक फिर निगेटिव में आती जाती थी। तो 1955 से लेकर 1998 तक बैंक बहुत बुरी तरह से निगेटिव में रही। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि और सारी चीज़ों की मैं चर्चा किया हूँ, एनपीए की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो एनपीए भी बहुत बड़ा रीजन था। आप देखें 1998-99 में जो भारत का एनपीए था वो 58,000 करोड़ था। यानी 58,000 करोड़ रुपया जो बैंकों ने दे रखा था वो जो है रिकवरी नहीं हो पा रहा था, यानी वो डूब गया था। ठीक है, और उसके बाद बैंकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि बैंक में सुधार हुए। जो बैंक के ऊपर पूर्ण रूप से आरबीआई का ही दबदबा रहता था, उसकी स्वायत्तता को दिया गया बैंकों को, कि बैंकों की जो है स्वायत्तता दिया जाए कि बैंक अपने आप से अपने डिसीजन को लें। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है बैंक जब लेने लगे तो 2002-2003 तक प्रॉफिट में आने शुरू हो गए, क्योंकि पहले आरबीआई का हर बात पे इंटरफियर रहता था, जिस कारण से बैंक जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते थे। छोटे छोटे डिसीजन भी आरबीआई लिया करती थी, जिससे बैंकों को खासा नुकसान होता था। लेकिन अब बैंक जो है स्वायत्त हो गए, तो स्वायत्त होने की वजह से जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा करने लगे, तो वो अब प्रॉफिट का दौर शुरू हुआ बैंकों का, बैंक प्रॉफिट में आने लगे। उसके बाद 2013-14, क्योंकि देखें जब बैंकें लोन देंगी तो लोन डूबेगा, और डूबता है तो अब देखें डूबने का क्रम कैसे कैसे डूबा। देखें जब बैंकें प्रॉफिट में आ रही हैं तो वो डूबता है तो चलता है, लेकिन जब ज़्यादा ही डूबने लगेगा तब दिक्कत की बात है। देखें अब 2013-14 में ये बढ़ के जो है 1,37,000 करोड़ हो गया, 1,37,000 करोड़ रुपया डूब गया। उसके बाद 2014-15 में ये बढ़ के जो है 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया, 1,85,000 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद जो है 2015-16 में ये
2,46,000 करोड़ हो गया, 46,000 करोड़ हो गया। और उसके बाद 2016-17 में 16-17 में ये बढ़कर 4,46,000 करोड़ रुपया हो गया, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बैंकों के लिए बहुत बड़ी समस्या का एक कारण बन रहा है। अब इस समय लगभग ये जो पहुंच गया है, अब जो पहुंच गया है तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है, जो कि आपका टोटल खर्चा जो है तकरीबन 39-40 लाख करोड़ रुपया है, उसका समझिए 1/4 पहुंच गया है एनपीए बैंकों का। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिस कारण से बैंकों में एक पैनिक स्थिति क्रिएट हो रही है। तो इसमें जो देखा जा रहा है मेनली वो जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं उनका एनपीए होना बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे क्या है कि पब्लिक सेक्टर की, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर की जो बैंकें हैं यानी सरकारी जो बैंकें हैं उनमें 86% जो है उनके पास एनपीए हो रहा है। जो टोटल एनपीए है उसका 86% ये पब्लिक सेक्टर की बैंकों का है, और जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं उनका जो है 14% है, यानी 14%। तो बैंकों का कहना है इसके पीछे, देखें होता क्या, ये जो एनपीए बढ़ जाता है इसके पीछे सिर्फ बैंकों का ही ऐसा नहीं है कि आप लोन लेने के लिए जाइए तो देखिए किस तरह से कंडीशन लगाई जाती है। तो आपको पूरी तरह से छान लिया जाता है कि आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं, तब भी एनपीए क्यों बढ़ जाता है। एनपीए बढ़ाने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। ये जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं जिनके लिए बड़े बड़े मंत्रालयों से फ़ोन आता है, क्योंकि बैंक में जो काम करने वाला आदमी है वो भी तो उसके पीछे ऊपर बॉस बैठा है, और बॉस जो है उससे करवाता इसलिए है कि सब स्वार्थ का ही खेल चल रहा है। जब स्वार्थ का खेल चल रहा है तो ये लूटना तो एकदम संभव है। तो खजाने पे जब चोर बैठे हैं तो खजाना तो लूटा ही जाएगा। तो खजाने को लूटा जाएगा तो उसका भुगतान कौन करेगा? वो आप क्या समझते हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं वो, उनको दिक्कत होगी तो इंडिया में थोड़े रुकेंगे, वो तो भाग जाएंगे। अमेरिका उनका इंतज़ार कर रहा है, कनाडा आपको नागरिकता दे देगी, आप कुछ बिलियन डॉलर लेके जाइए निवेश करने के लिए। समस्या तो हम आपके लिए है, जो प्रॉब्लम में जो हम मिडिल क्लास या गरीब लोग रहते हैं और ज़्यादा उन्हीं की संख्या है, उनके लिए प्रॉब्लम है। बड़े लोगों के लिए तो सारे दरबार खुले हैं। वो तो कहते हैं वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण से किसका फ़ायदा है? उन्हीं का फ़ायदा है। हम लोगों का क्या है? हम लोग तो दूसरे की एसी से जो निकले सीएफसी हैं उनका हम लोग शिकार हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके द्वारा निकाली जा रहे हैं, उनके हम लोग शोषक हो रहे हैं, हम लोग जो है शोषित हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप समझें कि ये जो 86% पब्लिक सेक्टर की बैंकों का एनपीए हो रहा है, ये बैंकें कहती हैं कि मैं बहुत लोन देती हूँ इसलिए ये मेरा एनपीए प्राइवेट सेक्टर की बैंकों से ज़्यादा है। लेकिन ये तो है ही है, चूँकि ज़्यादा लोन देंगी तो ज़्यादा एनपीए बढ़ने का चांस बढ़ेगा, कम लोन दे रहे हैं तो कम बढ़ेगा। लेकिन सब खेल यही नहीं है। एनपीए बहुत बड़ा स्कैम है। ये आपका पैसा जो डूब रहा है, ये इसके पीछे जो है ऐसा नहीं है कि आप लोगों के द्वारा ही पैसा चुकाया नहीं जा रहा है। कारपोरेट सेक्टर जो नॉट एलिजिबल हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं, उनको भी लोन दिया जाता है। वो बड़े बड़े मंत्रालय से फ़ोन आ जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन आ जाएंगे, तो उनको लोन आराम से मिल जाता है। उनके घर में जाते हैं अधिकारी और लोन सेंक्शन करके आ जाते हैं। आप वहाँ पे धक्के खाते रहिए, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एनपीए के बढ़ने का। ठीक है, एनपीए इस कारण भी बहुत बड़ा रीज़न है बढ़ जाने का। अब देखें, पब्लिक सेक्टर 86% है, प्राइवेट सेक्टर जो है 14% है। तो कहीं ना कहीं तो ये दिखता है कि जो है ये क्या चल रहा है। ठीक है, देखें पहले जो है 2013-14 में जो औसत एनपीए था, औसत एनपीए वो था 3.5%। अब जो है इस समय तकरीबन 9.5% पहुंच गया है। यानी कि अलग अलग बैंकों का तो 14% एनपीए हो गया है।
जो देना होना बैंक थी इनका बहुत ज़्यादा परसेंट जो है एनपीए हो जा रहा था, जिस कारण इनका विलय कर दिया गया इसमें। तो ठीक है, देख रहे हैं कि आप इनका 3.5% 2013-14 में था, अब जो है 9.5%, यानी जो अब स्थिति है, अब एनपीए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एनपीए आप देखें कैसे होता है, एनपीए जो है किस तरह उसकी गणना होती है, कब एनपीए मान लिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं आपसे। देखें, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो देखें, जब 1 लाख रुपया आप बैंक से लोन लेते हैं, तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए जाते हैं, तो उसमें आप कुछ उसका मूल पे कर रहे होते हैं और कुछ जो है आप ब्याज पे कर रहे होते हैं, ठीक है। मूल और ब्याज दोनों थोड़ा थोड़ा पे कर रहे होते हैं, केवल ब्याज ही नहीं पे करते और ना ही जो है केवल मूल पे करते हैं। तो मूल और ब्याज दोनों पे कर रहे होते हैं, बेसिक रूप से आप ये समझें, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यदि आपका इंस्टॉलमेंट आया, देने की तारीख आपकी तय हुई कि आपको 1 जनवरी को आपको देना है, लेकिन आपने 1 जनवरी का आपका इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, ड्यू हो गया, आपने नहीं जमा किया। तो उसके बाद क्या होगा कि 90 डेज तक, 90 दिन तक जो है आपको एनपीए में नहीं डाला जाएगा, आपको किस में रखा जाएगा, गुड बारोवर में, मतलब अच्छे कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, गुड बारोवर में। मतलब कि आपको ये माना जाएगा कि आप एनपीए यानी कि ये जो पैसा है ये डूब नहीं गया है। लेकिन जैसे ही 91वां दिन आएगा, 91वां दिन आ जाएगा, तो उस दिन आपके पैसे को जो है एनपीए में डाल देने का नियम है, एनपीए में डाल दिया जाएगा और इसकी सूचना जो है आरबीआई को दे दी जाएगी। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या कोई बैंक ये करके आरबीआई को सूचित करना चाहेगी? 90 दिन के भीतर जमा करना है, नहीं जमा हुआ तो एनपीए में पहुंच जाएगा। एनपीए में पहुंच जाएगा तो होगा क्या, तो क्या बैंक को तो लीगली ये चाहिए कि आरबीआई को सूचित करे कि ये पैसा एनपीए हो गया है, फिर उसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस की तरफ दिखाए। लेकिन जो है ऐसा नहीं होता, होता था, अब तो सब कुछ होने लगा है। पहले जब नहीं होता था तब एनपीए कम दिखता था। यही कारण है कि जो ऊपर आपको कम दिख रहा होगा एनपीए, क्योंकि बैंकें उसको अपने हिसाब से सेट करती थी, आंकड़े को, आंकड़े का हेर फेर कहते थे उसको, ठीक है। तो मैनिपुलेशन होता था आंकड़ों के साथ। तो जो मैनिपुलेशन होता था, वो जो मैनिपुलेट की जाती थी बैंकों के द्वारा, उस कारण से एनपीए नहीं दिखता था। अब जब आरबीआई ने उस पर रोक लगा दिया, यानी सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दिया, तब ये एनपीए आपको एकदम उछल के 10 लाख करोड़ पहुंच गया। तो यही रीज़न है कि आरबीआई ने अपने नियमों में संशोधन किया। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जो बैंकर थे वो बड़े दूध के धुले थे, उनके साथ में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घट रही थी, वो तो और बड़े बड़े खिलाड़ी लोग थे, ठीक है। लेकिन अब जो है जो खेल हो रहा है, खेल दिख भी रहा है, ठीक है, चूंकि आरबीआई की नीतियों की वजह से। तो अब देखें होता क्या था, पहले 90 दिन के बाद एनपीए में डाल देना चाहिए, 91 दिन। लेकिन एनपीए में डालेंगे तो होता क्या है, एनपीए में डालेंगे तो मैंने कहा कि आपका शेयर क्या होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि पैसा डूब रहा है तो शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। जब शेयर गिरेगा तो उस बैंक का जो है अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जब बैंक का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा तो बैंक कभी नहीं चाहेगी कि मेरा अस्तित्व खतरे में आ जाए। तो उसके लिए करती क्या थी कि वो 90 दिन का इंतज़ार ही नहीं करती थी, वो देखती थी कि ये दिन आने वाला है। जब फ़ोन फान करके देख लेती थी नहीं मिलने वाला है, तो 75वें दिन जो है, ये कहने का मतलब मैं लिख रहा हूँ, वो 74वें दिन भी कर सकते हैं, 76वें दिन भी कर सकते हैं। तो 75वें दिन हम मान लेते हैं कि वो जो है एक लोन आपके नाम और इशू करते थे। लोन आपके लिए इशू किए और वो आप निकाल नहीं सकते थे। उस लोन को मतलब आपका लोन जो रहता था उसको रिन्यू कर देते थे। एक लोन जो 75वें दिन आपका इशू किए, उस लोन से इस लोन की भरपाई कर दिए और ये लोन जो है आपका नया हो गया। अब इसमें फिर जो है आपका डेट बढ़ गया, फिर आपको 75-80 दिन यानी 90 दिन आपको मिल गया। तो फिर जैसे आएगा फिर आपका ये 75वें दिन फिर से फाइनल कर देंगे और इस लोन को भर देंगे।
फिर आएगा तो फिर इसके 75वें दिन इस लोन को भर देंगे, नया लोन कर देंगे। तो इस तरह से आपका कभी एनपीए नहीं बनता था। जब एनपीए आपका नहीं बनता था तो आपका गुडविल बना रहता था बैंकों का, जिस कारण उसका एनपीए नहीं दिखता था और ये जो आंकड़ों का हेर फेर था बराबर बना रहता था। लेकिन आरबीआई ने देखा कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आरबीआई ने क्या किया, उसने फिर बता दिया कि ये अब ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको बहुत ही ट्रांसपेरेंट कर दिया सारे माहौल को। जब सारे माहौल को ट्रांसपेरेंट, अब जब बैंक आरबीआई ने बहुत ही इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये इनका खेल दिखा। तो आरबीआई ने इनके ऊपर सख्ती करनी शुरू की। तो बताया कि 91 दिन आप जो है इनको फिर आपको दिखाना पड़ेगा, किसमें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जब ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, किस तरफ, लॉस की तरफ। जैसे मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया ये डूब गया, तो आपको जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1,00,000 लॉस की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप 1,00,000 लॉस की तरफ दिखाना शुरू किए तब ये एनपीए आपका उछल के दिखना शुरू हुआ। ये उछल के जब सामने आ गया तो अब क्या किया जाए, अब तो फिर ये दिखना शुरू हो गया। तो आप देख रहे होंगे विजया बैंक, देना बैंक, बहुत सारी बैंकें जो ऐसी थी उनको फिर मर्ज करना शुरू किया गया, क्योंकि ये समस्याएं जो थी, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, यानी जब जिसका एनपीए बढ़ेगा तो उसका शेयर घटने लगेगा और बैंक का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। चूँकि वह सरकारी उपक्रम है तो उसको बचाने की मुहिम चलेगी। तो बचाने की मुहिम में यही है कि उसको मर्ज कर लिया जाए। तो उसको मर्ज किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, एक रीजन मर्ज करने का ये भी है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे होंगे कि मर्ज हो रहा है, तो मर्ज क्यों हो रहा है, उस क्यों का उत्तर आप जब डीप में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप एक चीज़ और समझें कि जैसे बैंक है, बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे कमाएगा, लोन देकर। लोन कैसे लोगों को दिया जाए, बैंक क्या करे, देखें। जैसे मान लीजिए बैंक, अब बैंक क्या करे, बैंक को लोन देना है तो लोन किसको दे। एक तो तरीका ये है कि रिटेल यानी कि छोटे छोटे लोगों को दे। जैसे मान लीजिए इसके पास है 20,000 करोड़ रुपया बैंक के पास लोन देने के लिए, तो यदि ये ढूंढती है जो 1-1, 2-2 लाख लोन लेने वाले हैं, तो कितने लोगों को ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ये रिटेल वाले हो गए। लेकिन यदि अभी कारपोरेट सेक्टर को ढूंढना पड़े तो हो सकता है वो एक ही आदमी इतना लोन ले ले। तो बैंक को जो है इतने लोगों को ढूंढ के इकट्ठा करके देने में बहुत टेंशन होता है। वो ये चाहते हैं कि कोई एक मिल जाए जिसको आराम से दे दो, उसको आराम से वाच करते रहो। तो ये तो फ़ायदे का सौदा है, एक ही आदमी को देना है, एक ही आदमी के लिए सब कुछ करना है। लेकिन ये जब डूब जाता है लेकर तो एनपीए बहुत बड़ा बढ़ जाता है। तो एनपीए जो बढ़ जाता है तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन बन। देखें जैसे एनपीए हो ही गया, अब जैसे ये कारपोरेट सेक्टर को आपने दिया और कारपोरेट सेक्टर दिया नहीं चला तो डूब गया तो बहुत बड़ा डूब गया। तो बहुत बड़ा डूब गया तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब बैंक करे तो क्या करे। तो बैंक के पास एक अब ऑप्शन बचता है रिकवरी का। और रिकवरी क्या, आप किसी के ऊपर गोली लगा के तो आप रिकवरी कर नहीं पाएंगे कि आपने पिस्टल लगा के रिकवरी कर लिया। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कानून, यानी कोर्ट जाना पड़ गया। जब कोर्ट आप चले गए तो आप चले गए, ना वहाँ पे कोई जीतता है ना कोई हारता है। जो जीतता है वो भी हार जाता है, जो हारता है वो तो हार ही गया। तो वहाँ पे कोई नहीं जीतता है। हमको तो जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि कोर्ट जो बनाया गया है वो कोर्ट, वो देखें, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा सा फिलॉसफी बताता हूँ कि मुझे जो लगता है, ऐसे लगता है मुझे कि जैसे मान लीजिए एक कोर्ट, अब इसमें क्या है कि ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है जो बहुत गंदा आदमी, बहुत भ्रष्ट आदमी, बहुत चोर आदमी है, ठीक है। इसने 100 गलतियां की और गलतियां किसके लिए की,
ये बेचारे गरीब लोग, ये बहुत लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं। ये गलती जो किया है उससे प्रभावित कौन हो रहे हैं? ये लोग हो रहे हैं। इसने गलती की, ये बड़ा आदमी है और बुद्धिमान आदमी है, ठीक है, ये अकेला आदमी है। या क्या अकेला आदमी इन लोगों का, इतने लोगों का शोषण किया अपने गलत तरीके से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और सिस्टम का इस्तेमाल करके। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिस्टम जो है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चोर बाजार बना हुआ सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करके इसने जो है इतने लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया, चोरी की। मैं चोरी एक एग्जांपल ले रहा हूं। कहने का मतलब ये व्यक्ति ने इन इतने सारे लोगों के साथ में बहुत बड़ी गलती की कि ये सारे लोग मिलके अब इसको सजा देना चाहते हैं। सजा कैसे देंगे? अब सोचिए कि लाखों लोग जब एक आदमी के ऊपर टूट पड़ेंगे तो इसको एक एक चाटा मारेंगे तो ये मर जाएगा। तो ये चूंकि बुद्धिमान लोग थे, चूंकि इन सब का प्रॉब्लम था, तो इन्होंने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया। क्या? कोर्ट। कोर्ट जब सिस्टम बनाया तो उसमें क्या हुआ कि अब क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका गुनहगार हूं। ये लोग कहे कि ठीक है, ये यदि आपका गुनहगार है, ये व्यक्ति जो है इतने लोगों का गुनहगार है, तो आप चलो यहाँ पे। तो यहाँ पे चलोगे तो क्या होगा? अगर इनकी गलती होगी तो इनको सज़ा मिल जाएगी और इनकी गलती होगी तो इनको सज़ा मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अब ये ऐसा स्थान है कि आप सोचिए कि यहाँ पे ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है, यहाँ पे सब हारते हैं। लेकिन ये चूंकि पैसा वाले लोग हैं तो ये हारते नहीं हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं उसको। चूंकि इनके हारने में ही टाइम का इनका खेल है, इनका टाइम केवल पास हो जाए तो इनका खेल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसको टाइम पास कर देते हैं, तो जिससे इन इतने लोगों का उपेक्षा हो जाता है। ठीक है, इतने लोगों की उपेक्षा होती है, कहीं ना कहीं यही यथार्थ है। जब आप सभी लोग सही से समझेंगे तो यही यथार्थ है। कितने लोगों को न्याय मिलता है, कितने लोगों का अन्याय होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। लेकिन अब ये कहना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि जब इसकी बात आ जाती है तो सब आदमी जो है साइलेंट हो जाते हैं। उसी तरह मैं भी साइलेंट हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखें, होता यही है, रियलिटी यही है और सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। कह मैं रहा हूँ लेकिन जानते सभी हैं। ठीक है, देखें, रिकवरी जो है कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए और कोर्ट के माध्यम से ही हो सकती है। यानी कि अब आ गया कानून के ही हिसाब से अब रिकवरी होगी। तो ये भैया महाशय यानी विजय माल्या हम ले लेते हैं। विजय माल्या जी ने कितना रुपया? 3200 करोड़। 3200 करोड़ ये डकार गए। ठीक है, सिस्टम को मिला के भ्रष्टाचार करके इन्होंने, चूंकि ये पात्र नहीं रहे होंगे तभी इनको लोन मिल गया, और आप पात्र होते हुए भी आप लोन नहीं पाएंगे। तो ये जो इनको लोन मिल गया, तो ये अब लोन तो ले लिए, अब लोन ले लिए, भाई चुका नहीं कर पा रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, तो कोर्ट के माध्यम से ही रिकवरी हो सकती है। हो सकता है तत्काल अगर रिकवरी हुई होती तो ये पैसा मिल भी जाता, लेकिन अब तत्काल रिकवरी हुई नहीं। तो बैंक का पैसा, जितना टाइम वो लगेगा, तो बैंक का पैसा तो बढ़ता जाएगा। क्योंकि बैंक का पैसा यदि बढ़ेगा नहीं तो वो तो बैंक तो उधर जनता को पैसा दे ही रही है, तो उतनी रिकवरी नहीं होगी, तब भी तो नुकसान में जा रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते अब जो है 9200 हो गया है। 9200 करोड़। 3200 करोड़ तो वो चुका ही ना पा रहा था, अब 9200 करोड़ कैसे चुकाए? तो इसके पूरे एसेट को धीरे धीरे बेचना शुरू हुआ है, और धीरे धीरे बेचते रहो। क्या क्या चुकाना है, क्या नहीं चुकाना है, जब तक ये हैं तब तक कोई ना जीतेगा ना कोई हारेगा। तो अब क्या आता है कि हमें अब रिकवरी सिस्टम को, हमको एक समस्या मिल गई। क्या? कि हमको कोर्ट की वजह से बड़ा स्लो हो जा रहा है खेल पूरा। अगर कुछ फास्ट हो जाए तब हम जो है अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो फास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ट्रिब्यूनल बनाएं। ट्रिब्यूनल यानी फास्ट कोर्ट बनाएं। फास्ट कोर्ट जब बनेगा तब हम जो है इस खेल में आसानी से खेलने लगेंगे, यानी रिकवरी हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो जिससे एनपीए बढ़ने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी पैसा रिकवर होने लगेगा। तो ठीक है, तो ट्रिब्यूनल बनाया जाए, यानी फास्ट कोर्ट बनाया जाए।
ये जो है जुडिशरी से अलग हो, लेकिन इसका निर्णय लाइक जुडिशरी ही हो, ठीक है, इसका जो निर्णय हो वह अंतिम निर्णय हो। तो अब आते हैं हम ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक। अब देखें, हमें जो है ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत पड़ी। ट्रिब्यूनल इसलिए कि चूंकि कोर्ट में ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, सारा पैसा डूब जाएगा। तो अब हमें फास्ट कोड की ज़रूरत पड़ी। तो फास्ट कोड मैंने बनाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड 2016। ये एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। इसकी 2 शाखाएं बनाई गई। पहली शाखा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और दूसरा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता था कि कारपोरेट सेक्टर यानी जैसे कंपनी वगैरह का कोई मामला है तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत देखा जाएगा, और इंडिविजुअल का है तो जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की तरफ देखा जाएगा। यानी जैसे आपने इंडिविजुअल 1,50,000 रुपया या इस तरह से इंडिविजुअल आपने लोन लिया है तो उसके लिए जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की तरफ ये उस केस को देखेगा। तो होता क्या था इसमें जो ये मैक्सिमम दिन 90 दिन के भीतर जो है रिजल्ट आना था, निर्णय आ जाना था, और रेयर केस में 45 दिन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 90 दिन के भीतर निर्णय आ जाएगा, रेयर केस में 45 दिन और बढ़ाया जा सकता था। और इस केस में जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मैक्सिमम 180 दिन में निर्णय आ सकता है, आना तय है। लेकिन रेयर केस में ये 90 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये 2 जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए। देखें, इस इकोनॉमिक्स की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि आपको क्वेश्चन के सामने ही आंसर रखा होता है। जैसे कि आप देखें, रिकवरी में दिक्कत है तो रिकवरी की दिक्कत को दूर करने के लिए पहले कोड था, तो कोड ही प्रॉब्लम था, तो अब दूसरा चीज़ क्या है कि ऐसा क्वेश्चन ये था कि रिकवरी में दिक्कत हो रही है, आंसर क्या है कि ऐसा चीज़ करो जिससे रिकवरी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो वो क्या था? ट्रिब्यूनल था। तो ट्रिब्यूनल हम लोगों ने बना दिया। ट्रिब्यूनल जब हम लोगों ने बना दिया तो ये हो गया अप्लाइड पोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही अप्लाइड पढ़ने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं सहज हो पा रहे होंगे। यदि मेरी मेहनत और आप लोगों को कुछ काम का हो पा रहा है, आप हमारी गहराई से संतुष्ट हैं और आप निश्चित तौर पे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से संतुष्ट कर रहे होंगे, वही ज़रूरत है। कुछ कठिन चीज़ चल रही है लेकिन आपको बहुत ही सहजता से समझ में आ रही होगी। किताब पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत ही आप सहज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यदि आपको मैं समझा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछें, लाइक करें जिससे और लोगों के पास यूट्यूब खुद से भेजता है, शेयर करें ऐसे लोगों के पास जो ज़रूरतमंद हैं। और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स के पूरी दुनिया, पूरे हर व्यक्ति जो वो समझदार है, जो सीख सकता है, वो जो है उसके पास आपको भेजना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो 2:30-3 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करता भी हूँ और जब वहाँ से मुझे फुर्सत मिलती है तब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेके आता हूँ। तो वो मेरी लिमिटेशन है अभी। वहाँ से मैं जब फुर्सत में रहता हूँ तो फिर मैं क्लास करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं पढ़ाने का पहले से ही शौकीन था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण कहीं और हमको काम करना पड़ गया तो फिर अब जो टाइम मुझे मिलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए बेस्ट करने का प्रयास करता हूं। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हॉबी है और मैं इसको बहुत लगन से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो पा रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए जो है आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास जो है लाइव क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लूँगा, आपको मैं बता दिया करूँगा किस टाइम में लूँगा। आप बहुत ही सहज होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू।